हम जाएंगे मंगलेश डबराल जी पर। आपको मालूम है कि मंगलेश डबराल जी एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे, दुर्भाग्य से थे, क्योंकि अभी अभी उनकी बीच में कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। He died because of corona very recently. तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं अपने कलीग और प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी से निवेदन करूँगा कि वे उनके बारे में बोले। इससे पहले आप बोले, मैं आपके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं, और आप जो मार्जिनलाइज जो लोग हैं उन पर काम करते हैं, और आप खास करके मुझे बहुत पसंद आता है कि जो मार्जिनलाइज लोगों के जो इतिहास है, जो हिस्ट्री, उस पर काम करते हैं। और ये ऐसा एरिया है, दिस इज अ काइंड ऑफ एरिया which has been more or less ignored by many, or mainly by the hardcore historians. So the argument is that, do we or can we have the oral tradition as the filling part of that hardcore history to connect the dots? And I think this is really one of the area which has to be researched more. And the bad thing about it is that we are losing the tradition very quickly with the modernization, with the development. And I'm really thankful to Professor Chaubeji for connecting me with you and with other scholars. And we do enjoy almost every year, every month, or every second week, third week, or whatever, some webinars. And I have already learned a lot. Thank you very much. And Chaubeji has been also a friend of Manglesh Dabral. Many of you, those who come from South Germany, may know it. And because Manglesh Dabral was there in the town Eisling. And I think now I would like to ask Chaubeji, please. I want to. थैंक्स प्रोफेसर भट्ट साहब, मेरी आवाज तो आ रही होगी? जी जी, मैं एक उनके आपको दिख रहा है क्या डबराल जी का? हाँ, जी जी जी, हाँ, तो आप बोलिए सर जी, इस पर भी अगर बोलें कि वो क्या क्या लिखे या डॉक्यूमेंटेड है। तो पुनः आप सबके प्रति आभार कि हैम्बर्ग विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं बहुत देर से मुझे अच्छा लगा कि भारत से तो विद्वान और अधिकारी जुड़े ही, खास तौर से सहस्त्र बुद्धे जी भी जुड़े, और हमारे मतलब जो काउंसलर साहब हैं वो भी जुड़े, और उन्होंने बहुत सारी बातें, अच्छी बातें कही भारत के बारे में, हिंदी के बारे में, और भारतीय समाज की जो गतिशीलता है उसके बारे में। लेकिन जिस तरफ अभी हमारे प्रोफेसर भट्ट साहब ने इशारा किया कि मंगलेश डबराल हिंदी के बहुत बड़े पोएट हैं, ही इज ए वेरी वेरी एमिनेंट पोएट ऑफ हिंदी, और आप सब उनके बारे में जानते हैं। और कई बार मंगलेश जी के बारे में बात करने में थोड़ा सा हिचक इसलिए होती है कि वे बहुत अच्छे आदमी भी हैं, और कई बार हम लोग किसी व्यक्ति की बहुत अधिक तारीफ करते हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। कई बार मित्रों के बारे में बात करना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन मंगलेश जी हमारे मित्र इसलिए थे कि वो हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। और आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि आज हमारे बीच नहीं है मंगलेश डबराल, पर उनकी कविताएं हमारे साथ है, और मुझे लगता है उनकी कविताएं आगे भी हमारे साथ रहेंगी। आप गौर करेंगे कि मंगलेश जी को जब भी मैं पढ़ता हूँ, उनके 5 काव्य संग्रह हैं, जिसकी तरफ अभी भट्ट साहब ने इशारा किया, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और इस तरह से अनेक संग्रह के जरिए मंगलेश जी जो, आखिर हम किसी कवि को क्यों पढ़ते हैं और उनके पढ़ने के पीछे हमारा तर्क क्या होता है। मुझे बार बार लगता है हम किसी कवि को इसलिए पढ़ते हैं कि उस कवि के बहाने उस देश की जो राष्ट्र संस्कृति है, जो नेशनल कल्चर है, वह भी एक तरह से हम जानना चाहते हैं। और मुझे बार बार लगता है कि साहित्य जो होता है किसी भी समाज को समझने का, उस संबंधित राष्ट्र को समझने का एक बड़ा जरिया होता है। और मुझे मंगलेश जी की कविताएं जब मैं पढ़ता हूँ
तो उन्हें पढ़ करके लगता है कि मंगलेश जी अपनी कविताओं में जो हमारा समकालीन जो समय है, जो कंटेम्परेरी टाइम है, उसको बहुत बढ़िया से डॉक्यूमेंटेड करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी ऐसे कवि को पढ़ें जो अपने समय को समझता हो, जो समय का जो इतिहास है, हमारे समय का जो भूगोल है, हमारे समय के जो संगीत है, म्यूजिक है, जो हमारे लोक कलाकार हैं, और यहाँ तक कि हमारे समय की जो विकास की जो प्रक्रियाएं हैं। और खास तौर से आप देखेंगे कि मंगलेश जी बहुत बारीकी के साथ कंटेम्प्रेरी इंडिया के हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, सोशल स्ट्रक्चर को, म्यूजिक को, इन सबको बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंटेड करते हैं। और उसके जरिए आप कह सकते हैं कि जो जो खास बात उनकी कविताओं में मुझे लगती है कि कई बार एक हमारे पास आर्ट होता है, कला होता है कि किस कैसे कैसे हम किसी को डॉक्यूमेंटेड चीजों को करते हैं। देखिए, साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जैसे इतिहास लेखन में, हिस्टोग्राफी में मेमोरीज की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बिना मेमोरी के हिस्ट्री नहीं होती है। वैसे ही फिलॉसफी में लॉजिक का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब बिना लॉजिक के की फिलॉसफी नहीं होती है। वैसे ही साहित्य में इमेजिनेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, मतलब बिना इमेजिनेशन के कोई लिटरेचर बड़ा लिटरेचर नहीं बनता है। और मंगलेश जी क्या करते हैं कि इमेजिनेशन और मेमोरीज के सहारे इन दोनों को मिला करके एक तरह से जो समकालीन समय का जो यथार्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी लेखक को बड़ा लेखक बनाती है। और इसीलिए आप गौर करेंगे कि जब उनकी कविताएं आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कविताओं में पूरा 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 भारत दिखाई पड़ता है। जैसे पहाड़ की जिंदगी और वहां की जो सामाजिक संस्कृति है, मंगलेश जी बहुत बारीकी के साथ अपने कविताओं के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। स्त्रियों का जीवन जो है, बच्चों का जो जीवन है, प्रेम के बारे में कि कैसे हमारा संबंध अपने माता के साथ होता है, पिता के साथ होता है, प्रकृति के साथ होता है, दुनिया दुनिया के साथ होता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के साथ होता है, या समाज के किसी भी तबके के साथ हमारा जो अफेक्शन होता है उसको भी बहुत बारीकी के साथ कविताओं में उठाते हैं। अ, शहर की जो जिंदगी होती, हम सब आजकल शहर में रहते हैं। मंगलेश जी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब दिल्ली आए थे 1975 के आसपास, वो पहाड़ से दिल्ली आए थे, करीब 27 साल की उम्र में आए थे। और उन्होंने कहा कि हम जब मूल स्थान से आते हैं किसी नई जगह पर, नए प्लेसेस पर, तो दो दो चीजें बहुत बारीकी के साथ होती है कि हमारा जो बर्थ प्लेस जो होता है, हमारा जो जन्म स्थान होता है, उसकी संस्कृति के साथ हमारा धीरे धीरे हमारा नाता टूटने लगता है। और हम धीरे धीरे अपने गांव की संस्कृति होती है उसको हम भूलने लगते हैं। और जब हम नए शहर में आते हैं तो नए शहर की भी एक अलग संस्कृति होती है, एक अलग कल्चर होता है। आप जानते हैं कि गांव को बनाने में कल्चर की बड़ी भूमिका होती है, और शहर को या मेट्रोपॉलिटन सिटी को बनाने में बाजार की, मार्केट की बड़ी भूमिका होती है। ये दोनों खासियत होती है। और हमेशा एक तरह से बाजार जो होता है वह हमारे मूल संस्कृति को एक तरह से कंज्यूम करने की कोशिश करता है, उसको एक तरह से मतलब कल अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। मंगलेश जी इसी दिल्ली में रहते हुए 1975 के आसपास दिल्ली आए। और आप जानते हैं कि भारत का जो पूरा एक तरह से मतलब जो कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री है, जिसमें 1947 में देश का पार्टीशन होता है, 1956 में अंबेडकर जो है एक तरह से दलित सवाल को लेकर के एक तरह से हिंदू धर्म छोड़ते हैं। और फिर 1967 एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट होता है भारत में। तो ये सारी चीजें मंगलेश जी बहुत बढ़िया से डॉक्यूमेंटेड करते हैं अपने साहित्य में, और उनके जरिए जो समकालीन भारत की जो समझ है उसका विकास करते हैं। आप गौर करेंगे किसी कवि को भी पढ़ना इसलिए पढ़ना चाहिए कि वह कवि, या मुझे बार बार लगता है हम जब किसी कवि को बहुत बारीकी के साथ देखते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि कैसे वो चीजों को डॉक्यूमेंटेड करता है, उसकी खासियत क्या है। और इसीलिए जिसकी तरफ प्रोफेसर भट्ट इशारा कर रहे थे कि मंगलेश जी भी कई बार इसी दिल्ली महानगर में अपने को बहुत मार्जिनलाइज फील करते हैं। उनको लगता है कि उनका पहाड़ उनके साथ है। उनका पहला संग्रह पहाड़ पर लालटेन है, पहाड़ उनके साथ है, पहाड़ के पेड़ उनके साथ हैं, पहाड़ की जिंदगी उनके साथ है। जैसे जैसे जब वो पहाड़ के बारे में चर्चा करते हैं या पेड़ के बारे में चर्चा करते हैं तो मंगलेश जी कहते हैं कि जब हम नहीं थे तभी वे पेड़ थे, जब हम नहीं थे तभी वे पेड़ थे, वे बने हैं करोड़ों चिड़ियाओं की नींद से। मतलब
हाउ क्रिएट्स द ट्रीज। वो कहते हैं कि जो हमारी चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की जो स्लीपिंग ब्यूटी जो है, उन स्लीपिंग ब्यूटी के आधार पर एक तरह से पेड़ हमारे बनते हैं। अब कल मतलब करोड़ों चिड़ियाएं जब सोती है पेड़ पर, तो पेड़ धीरे धीरे बड़े होते हैं, पेड़ बनते हैं। तो यह ऐसी समझ कविता के बारे में उसी का हो सकता है जिसको नेचर के बारे में गहरी समझ हो, जिसको पहाड़ के बारे में गहरी समझ हो, और जिसको एक तरह से जिंदगी के यथार्थ के बारे में भी समझ हो। एक बार उन्होंने शमशेर जी के कुछ पंक्ति की चर्चा की थी। कहा था कि शमशेर जी कहते हैं कि किसी भी कवि के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक प्राण वायु, मतलब जिससे हम जीते हैं। दूसरा कहते थे कि मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद के जरिए कहते थे कि मार्क्सवाद एक आइडियोलॉजी ठीक है, एक अलग तरह की आइडियोलॉजी है, लेकिन उसके आधार पर जो हमारा सबल्टन सोसाइटीज है, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनको समझने में बहुत मदद मिलती है। और तीसरा कहते थे कि हमें हमेशा एक तरह से एस्थेटिक्स ब्यूटी को भी देखना चाहिए, और हर चीज के अंदर एक खास तरह की सुंदरता होती है। उस ब्यूटी को देखना, उसकी खोज करना, उसको कविता के जरिए व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। और आप जानते हैं कि टिहरी टिहरी के बारे में भट्ट साहब जानते हैं कि जब पूरा वो शहर डूब रहा था, तो मंगलेश जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी उसके बारे में, और कहा कि मतलब हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे पहाड़ रहेंगे, हमारे पेड़ भी रहेंगे, हमारी नदियां भी रहेगी। तो यह एक लेखक की बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो मुझे लगता है कि भट्ट साहब ने मुझे 5 मिनट का समय दिया था। इन्हीं बातचीत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अंत में जरूर कहूंगा कि मंगलेश डबराल को जरूर पढ़ना चाहिए। जर्मनी के बहुत सारे कवि और लेखक उनके बारे में जानते हैं, जर्मन में उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। यहाँ तक कि मंगलेश जी की एक बहुत अच्छी कविता है, और उस कविता में जो हमारे हिंदी के एक बड़े कवि निराला हैं और जर्मन के जो कोई ब्रेख्त हैं, दोनों बैठ करके बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मतलब जर्मनी में जो यातना शिविर में मैं नहीं गया, मैं शरण, और निराला जी कहते हैं कि मुझे हिंदी के आलोचकों ने बहुत परेशान किया और मैं मर। तो ये जो कवि की जो खासियत होती है कि वो अपनी कविताओं के जरिए दो देशों को भी जोड़ने का काम करता है। तो मंगलेश जी ने यह काम किया है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा कि हैम्बर्ग विश्वविद्यालय और जर्मनी के हिंदी के छात्रों ने, क्रिस्टीना मेंज ने भी और वेरेना ने भी और लक्ष्मी ने भी बहुत अच्छा मतलब निबंध पढ़ा, भारत के बारे में बहुत अच्छे संस्मरण सुनाए। तो पूरा उन छात्रों के प्रति भी आभार और उनके प्रति स्नेह, और आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंगलेश जी बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और उनकी जो कविता हमने जो अनुवाद किया उसके जर्मन में, और मुझे लगता है कि पोर्तुगीज में भी हुआ होगा। तो उन पुर्तगाल से, लिस्बन से एक छात्रा है जो जिसने वो कविता पढ़ी। शिव जी आप चलाएं।